हेलो फ्रेंड्स। आज मैं फिर एक नए वीडियो के साथ उपस्थित हुआ हूँ। शिक्षा व्यर्थ कभी भी नहीं जा सकती, चाहे वह किसी भी प्रकार से प्राप्त की गई। शिक्षा हमारे जीवन में एक दीपक की तरह है। एक शिक्षित व्यक्ति अपने जीवन को सुव्यवस्थित ढंग से जी सकता है। तो आइए हम आपको एक नए वीडियो के साथ आर और एफ के बीच जो संबंध हमने कहा था कि इस फिजिक्स के इस चैप्टर में आर और एफ के बीच संबंध स्थापित हम करेंगे। तो चलिए इसको आगे हम बढ़ाते हैं। आइए, तो गोलीय दर्पण में आर और एफ के बीच क्या संबंध होता है, आज हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। और ये माध्यमिक बोर्ड जो है आपका बिहार बोर्ड, उसमें बहुत बार यह आया हुआ है प्रश्न और आता भी है, इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको आप लोग अच्छा से समझिएगा। तो गोलीय दर्पण जो है उत्तल भी होता है और अवतल भी होता है। तो बारी बारी से हम पहले अवतल दर्पण में इसको स्थापित करेंगे। थोड़ा सा समझिए कि आर और एफ के बीच संबंध क्या होता है। तो आर का अर्थ होता है वक्रता त्रिज्या, रेडियस ऑफ कर्वेचर, और एफ का अर्थ होता है फोकस। तो प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि प्रमाणित करें कि वक्रता या फोकस दूरी की दोगुनी होती है, या इसी को दूसरे प्रकार से यह पूछा जा सकता है कि प्रमाणित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती। तो चलिए बारी बारी से हम इसको प्रमाणित करते हैं। पहले क्वेश्चन देखिए कैसे आता है। क्वेश्चन प्रमाणित करें उत्तल दर्पण में, पहले अवतल देख लीजिए। अवतल दर्पण में R इक्वल टू 2F, या इसी को लिख देगा कि अवतल दर्पण में सिद्ध करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती। इसको सिद्ध करने के पहले हम फिगर के माध्यम से देखते हैं। एक अवतल दर्पण बना लीजिए। अवतल दर्पण, ये दर्पण का ध्रुव हो गया। इस दर्पण का नाम हमने एक्स वाई रख लिया। इस गोलीय दर्पण का केंद्र सी हो गया, और इसके प्रधान अक्ष पर ये हमारा फोकस हो गया। दर्पण का ये हो गया फोकस। इस दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर एक किरण आपतित हुई एम बिंदु पर। इस किरण का नाम हमने एल एम रख दिया। आपतित हुई तो परावर्तन के बाद यह फोकस से गुजरेगा।
ये निश्चित ही है। इसके पिछले वीडियो में हमने ये दिया था कि जब भी कोई किरण प्रधान अक्ष के समानांतर आती है तो परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजरती। ठीक वैसा ही हमने किया यहाँ। अब आपतन बिंदु M पर वक्रता केंद्र C से हमने एक अभिलंब डाल दिया है, अभिलंब डाला। अब हमारा ये कोण जो है LMC आपतन कोण हुआ और कोण CMF ये परावर्तन कोण हुआ। तो आपतन कोण जो परावर्तन का नियम है वो आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर ही होता है। तो इस कोण का नामकरण हम कर देते हैं सुविधा के लिए। अब इस कोण को प्रदर्शित करने के लिए हमको लिखना पड़ेगा कोण LMC, थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसका नाम हम दे देते हैं 1 और इस कोण का नाम दे देते हैं 2 और इस कोण का नाम हमने दे दिया 3। चलिए इतना से हमारा काम हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं यहां कि हमने क्या किया कि XY एक अवतल दर्पण लिया जिसके प्रधान अक्ष पर के समानांतर LM किरण आपतित हुई M बिंदु पर और परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजर गई। हमने क्या किया कि केंद्र C से आपतन बिंदु M पर एक लंब डाल दिया। लंब डालने के फलस्वरूप अब देखिए क्या होता है कि एंगल 1 बराबर एंगल 2 क्यों होगा कि परावर्तन के नियम से, परावर्तन के नियम से हमने पढ़ा हुआ है, यह नियम दिया गया है कि आपतन कोण हमेशा परावर्तन कोण के बराबर होता है। इस नियम के तहत एंगल 1 एंगल 2 के बराबर। अब चलिए 9th में आप लोग एक थ्योरम पढ़े हैं कि जब दो समानांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है, जब 2 पैरेलल लाइन को कोई ट्रांसवर्सल काटे, कोई तिर्यक रेखा काटे तो एकांतर कोण बराबर होते। 9th का ये थ्योरम है। उस थ्योरम के अनुसार चूंकि यहाँ पर LM जो किरण है LM यह समानांतर है CP की, इस प्रधान अक्ष के समानांतर LM किरण आई हुई है, तो 2 समानांतर रेखा को हमारा ये CM जो है एक तिर्यक रेखा है वह काट रही है, इसलिए कोण 1 का एकांतर कोण 3 हुआ और यह एकांतर कोण क्या होगा, बराबर होगा। यहां पर हम दे देंगे एकांतर कोण है, इसलिए इक्वल हुआ, क्योंकि हम लोग पहले प्रूफ कर चुके हैं। 9th में ये थ्योरम है, प्रूफ हो चुका है कि जब 2 समानांतर रेखा को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो एकांतर कोण बराबर होते हैं, और भी होता है बाबू, संगत कोण बराबर होते। और तीसरी बात है कि उस तिर्यक रेखा के एक ही ओर के अंतः कोण समपूरक होते हैं, माने अंतः कोण का जोगफल 180 डिग्री होता है। ये 3 बातें होती हैं, लेकिन यहाँ काम है एकांतर कोण से, इसलिए एंगल 3 और एंगल 1 जो है एकांतर कोण है, ये दोनों इक्वल हो। तो चलिए यहाँ पर हम पाते हैं कि एक ही कोण के बराबर ये दोनों कोण हैं।
एंगल 1 इक्वल एंगल 2 और एंगल 1 इक्वल एंगल 3, सो दैट एंगल 2 इक्वल एंगल 3। इससे हम पाते हैं कि यह दोनों कोण 2 और 3 एक ही कोण के बराबर हैं, इसलिए ये दोनों कोण भी आपस में बराबर होंगे, इसलिए कोण 2 बराबर कोण 3। समझ गए? तो इस त्रिभुज, अब देखिएगा यहां पर, अब इस त्रिभुज CMF में हम पाते हैं एंगल 2 और एंगल 3, ये दोनों कोण एक ही त्रिभुज के कोण हैं और दोनों कोण बराबर हैं, दोनों कोण बराबर हैं। तो अब चलिए थोड़ा सा 9th के थ्योरम में फिर देखो बाबू, जैसे फिजिक्स एक गाड़ी है, फिजिक्स एक गाड़ी है तो मैथ उसका पहिया है। बिना मैथ के आप फिजिक्स जो है नहीं पढ़ पाइएगा, नहीं समझ पाइएगा, इसलिए मैथ पर भी आपका ध्यान होना चाहिए। बिना मैथ के फिजिक्स आपको समझ ही नहीं आएगा। तो यहाँ पर वो थ्योरम जो है हम थोड़ा सा याद दिला दें कि एक त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर होते हैं तो उसके अल्टरनेट भुजा जो होती है, सम्मुख भुजा वह भी बराबर होती है। माने किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हैं तो उसकी सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर होती हैं। तो यहाँ पर हम पाते हैं कि त्रिभुज CMF में दो और कोण 3 दोनों बराबर हैं, तो कोण 2 का सम्मुख भुजा CF हो गया और कोण 3 की सम्मुख भुजा, सम्मुख माने सामने वाली भुजा, कोण 3 की सामने वाली भुजा MF है। यह दोनों भुजाएं आपस में बराबर होंगी, यहां पर लिख देंगे सो दैट, इसलिए CF इक्वल टू हो गया MF। चलिए हमने इस त्रिभुज में यह पा लिया, प्रूफ कर लिया कि CF इक्वल टू MF। अब देखिए दर्पण का जो द्वारक है, द्वारक वह काफी बड़ा है लेकिन छोटा भी हो सकता है। ये दर्पण इतना बड़ा है, हो सकता है इससे भी छोटा, हो सकता है इससे भी छोटा हो। जब काफी छोटा हो तो यह M बिंदु P के काफी निकट में आ जाएगा। यह M बिंदु जब होगा वह P के काफी निकट में हो जाएगा। तो इस एक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि M और P में, M और P एकदम काफी निकट हो गए। उस स्थिति में AMF जो भुजा है, MF की जो लंबाई है इस PF के लंबाई के बराबर हो जाएगी, उसमें कोई सा थोड़ा सा भी अंतर न रह जाए, माइनर एकदम रह जाए। तो यहां पर हम लिख सकते हैं कि यदि दर्पण का द्वारक काफी छोटा हो तो M बिंदु P के काफी निकट होगा, इस प्रकार जब काफी निकट होगा तो क्या हो सकता है, FM बराबर हो जाएगा FP के। यह भुजा जो है इस भुजा की लंबाई इस भुजा की लंबाई के बराबर हो सकती है। ठीक है बाबू। अब आइए
इसलिए हम कह सकते हैं जब एम एफ जो है सी एफ के इक्वल है और एफ एम जो है यहाँ पी एफ के इक्वल है, इस प्रकार एफ एम इक्वल टू हो गया एफ पी। यहां हम पाते हैं कि सी एफ एम एफ के बराबर है और एम एफ एफ पी के बराबर है, तो यहाँ एफ पी सी एफ के बराबर हो गया। तो कह सकते हैं सी एफ इक्वल टू हो गया एफ पी। यह हो गया इक्वल, मैंने यह दूरी सी एफ एफ पी के बराबर हो गया। अब देखिए थोड़ा सा इधर आप देख सकते हैं, यहां पर थोड़ा सा देखिए, जगह के अभाव में। अब यहां हम सी से पी की दूरी सी पी इक्वल टू लिख सकते हैं, इस दूरी को दो खंडों के जोगफल के रूप में हम लिख सकते हैं। सी पी इक्वल हो जाएगा सी एफ प्लस एफ पी। यह दो दूरियां हैं, यह इस दोनों दूरियों के बराबर हमारा सीपी हो गया। अब चिन्ह परिपाटी क्या होता है थोड़ा सा समझिए, यहां लिखेंगे हम चिन्ह परिपाटी से। तो चिन्ह परिपाटी क्या होता है देखिएगा कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती, सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती है और इस दर्पण पर आपतित होने वाली किरण के दिशा में जो भी दूरी ली जाएगी वह ऋणात्मक होती है। आपतित होने वाली किरण की दिशा में ली गई सभी दूरियां ऋणात्मक होती है। एकदम ध्यान से देखिए, एकदम याद होना चाहिए कि आपतित होने वाली किरण की दिशा में ली गई सभी दूरियां ऋणात्मक होगी। अब यहां C से P की दूरी हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि कुछ परिभाषिक शब्द दिए थे। केंद्र और ध्रुव के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? वक्रता क्या कहते हैं, जिसको R से सूचित किया जाता है। वक्रता त्रिज्या कहेंगे, इसको R से सूचित किया जाता है। तो इस CP के बदले में हम R लिख सकते हैं और R का चिन्ह क्या होगा? माइनस होगा, क्योंकि यह आपतित किरण की दिशा में है। आपतित किरण की दिशा में है, इसलिए इसका चिन्ह ऋणात्मक होगा। चलिए बराबर हो गया ये। यहाँ CF, C से F की दूरी का कोई हमको मतलब नहीं है, क्योंकि इसका कोई परिभाषा हमने नहीं लिया। लेकिन फोकस और ध्रुव के बीच की दूरी को फोकसांतर कहते हैं। हमने जो परिभाषिक शब्द दिया था उसमें बताया था कि फोकस और ध्रुव के बीच को फोकसांतर कहते हैं और इसे छोटा f से सूचित किया जाता है। यह भी दूरियां जो है इस आपतित किरण की दिशा में है, इसलिए यह भी ऋणात्मक होगा और इसको हम माइनस से सूचित करेंगे, माइनस f हो गया। चूंकि CF और FP के बराबर है, इसलिए जब इसको माइनस f लिख सकते हैं तो इसको भी माइनस f ही लिखेंगे, क्योंकि यह दोनों दूरियां बराबर है। ठीक, अब यहां पर हम इसका सॉल्व करें, इसको अगर सॉल्व करें तो माइनस R इक्वल टू हो गया माइनस 2f। दोनों ओर से माइनस कैंसिल अगर हो जाए तो R इक्वल टू 2f। जो हमको साबित यही करना था, हमारा यह सिद्ध हो गया।
ये प्रमाणित हो गया, लिख देंगे प्रूव्ड, साबित हो गया जो हमको साबित करना था। तो समझ में आया। आइए ये एक बार इसका फिर रिवीजन करें हम लोग। एक्स वाई हमने क्या लिया, एक अवतल दर्पण लिया। अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समानांतर हमने एक एलएम किरण आपतित कराया एम बिंदु पर, और परावर्तन के बाद वह फोकस से गुजर गया, पास हो गया। अब केंद्र सी से हमने आपतन बिंदु एम पर एक लंब डाला। इस प्रकार लंब जब डालते हैं तो यह कोण जो है एक आपतन कोण और एक परावर्तन कोण बना। तो यह दोनों कोण एक और दो, यह दोनों बराबर होगा किस नियम से, तो परावर्तन के नियम से। दूसरा बात कि सीपी समानांतर एलएम है, यहाँ दोनों रेखाएं समानांतर है और इसको एक तिर्यक रेखा काट रही है, तो एकांतर कोण बराबर होंगे। कोण एक का एकांतर कोण 3 है, इसलिए दोनों इक्वल होगा, बराबर होगा। यहाँ हम पाते हैं कि एक कोण एक के बराबर ही 2 और 3 है, इसलिए 2 और 3 भी आपस में बराबर होगा। चलिए अब त्रिभुज CMF में एंगल 2 और एंगल 3 यह दोनों बराबर है। तो एक साध्य के अनुसार, एक थ्योरम के अनुसार हम पाते हैं कि एक त्रिभुज में यदि दो कोण बराबर हो तो उनकी सम्मुख भुजाएं भी बराबर होगी। इसके अनुसार हमने CF = FM हमने पा लिया, MF पा लिया। अब यदि दर्पण का द्वारा काफी छोटा हो तो एम बिंदु धीरे 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 खिसकते खिसकते P के काफी निकट आ जाएगा। तो एक समय आएगा कि FM और FP में कोई अंतर नहीं रह जाएगा, इसलिए उस स्थिति में MF = FP हो जाएगा। अब यहाँ देखिए कि CF = MF है और FM = PF है, इसलिए CF = PF हो गया। अब यहाँ पर हम C से P की जो दूरी है इसको दो खंडों के जोगफल के रूप में हमने प्रस्तुत किया। अभी अभी हमने चिन्ह परिपाटी आपको बताया कि सभी दूरियां दर्पण के ध्रुव से मापी जाती, दर्पण के ध्रुव से मापी जाती, और आपतित किरण की दिशा में जो दूरी होगी वह ऋणात्मक होती है, इसलिए CP को कहेंगे R-R हो गया। और FP यह फोकसांतर है, इसको छोटा f से, तो ये माइनस होगा। और CP जो है PF जो है CF के इक्वल है, इसलिए यदि ये -F है तो ये भी -F होगा। -F माइनस मिल के -2F हो गया, माइनस दोनों ओर से हो जाएगा कैंसिल, R = T। इस प्रकार हम लोग ये सिद्ध किए कि अवतल दर्पण में R = 2F, अर्थात फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी ही होती है। यह ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आ सकता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न में भी आता है या देखने को मिलता है, लेकिन यह प्रश्न जब आएगा तो 2 नंबर के लिए आएगा आपको बोर्ड के एग्जामिनेशन में, इसलिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आप लोग चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या इसको रोक करके आप इसको नोट भी कर सकते हैं। तो बच्चों आप लोगों ने समझा, आज का वीडियो बस इतना ही, फिर अगले वीडियो के साथ हम लोग मिलेंगे। अब हम लोग देखेंगे उत्तल दर्पण में, यही चीज उत्तल दर्पण में साबित होगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करिए और लाइक कीजिए और अधिक से अधिक शेयर भी कीजिए, ताकि हमारा जो है हौसला और बढ़े। धन्यवाद।